बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज में आपको पता है कि पहली चीज़ हमारे पास आती है ग्लॉसरी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में फर्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है अपलॉडिड। अपलॉडिड मीन तारीफ की, शॉर्ट प्रेज। चिविलरी, चिविलरी मीन बहादुरी, द क्वालिटीज ऑफ बीइंग पोलाइट एंड ऑनेस्ट। कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस्ड मीन एतराफ़ किया, यानी किसी जुर्म को कबूल कर लेना। टू एडमिट और रॉन्ग डूइंग, क्राइम और एरर ओपनली। Execution, execution mean फांसी, the killing of somebody as part of a legal process. Might, might mean ताकत, strength. Reeled, reeled mean लड़खड़ाया, moved backward quickly. Sentence, sentence यहाँ पर मीनिंग होगा सजा सुनाना, punishment by the judge. Sturdy, sturdy means सेहतमंद, तनोमंद, मजबूत. Having a well developed strong looking body and limbs. And the last word is surety. Surety means zamin, zamanat. Someone responsible for another person's behavior. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास टू इंडेंजर इज अ वर्ब फ्रॉम डेंजर, कि डेंजर से हमने वर्ड बनाया टू इंडेंजर। राइट डाउन 5 वर्ब्स विद द प्रीफिक्स इन एंड यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कि आपने 5 ऐसे वर्ब्स बनाने हैं जिनके पीछे प्रीफिक्स लगता हो। कौन सा प्रीफिक्स? इन, ई एन, इन लगता हो, और फिर आपने उन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल करना है। तो जो वर्ड्स हमारे पास हमने बनाए, फर्स्ट वर्ड आ रहा है इन लिस्ट। इन लिस्ट मीन होता है दर्ज करना। हिज नेम वॉज इनलिस्टेड इन द नोटबुक, नोटबुक के अंदर उसका नाम दर्ज किया गया। नेक्स्ट है इन रिच। इन रिच मीन जरहेज बनाना, फर्टिलाइजर्स इन रिच द सॉइल, कि खादें जो हैं वो ज़मीन को जरहेज बनाती हैं। इनकरेज, इनकरेज मीन हौसला अफजाई करना। माई टीचर इनकरेज टू मी, मेरे टीचर ने मेरी हौसला अफजाई की। नेक्स्ट वर्ड इज इनेबल। इनेबल मीन काबिल बनाना। हार्ड वर्क इनेबल्ड एवरीवन टू गेट सक्सेस। सख्त मेहनत जो है वो हर किसी को कामयाबी के काबिल बनाती है। एंड द लास्ट वन इज इनकेज। इनकेज मीन पिंजरे में बंद कर देना, पिंजरे में डाल देना। द एलिफेंट वॉज इनकेज, हाथी को पिंजरे में डाल दिया गया। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आ रहा है, इट इज अबाउट गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं कि जब किसी वर्ब या किसी नाउन के साथ हम कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं और इसका टोटली मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उन वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब्स के तौर पर जानते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है टेक ऑफ, फेल थ्रू, टू हैंड ओवर, ब्रिंग इन, कम अबाउट, राइट डाउन। ठीक है, अब देखें टेक का मतलब लेना होता है, ठीक है। अब टेक ऑफ का मतलब क्या हो गया? टेक ऑफ मीन उतारना। अब देखिए ऑफ लगाने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो गया, तो इसी सूरत में हम इससे क्या कहेंगे? इट इज अ फ्रेजल वर्ब। द मैजिशियन टुक ऑफ हिज कैप, मैजिशियन ने अपनी टोपी उतारी। नेक्स्ट वन इज फेल थ्रू। फेल थ्रू मीन नाकाम होना। Our plans fell through when the permission was not granted to us. हमारे तमाम मंसूबे नकारा हो गए, नाकाम हो गए जब हमें इस काम को करने की इजाज़त ना दी गई। नेक्स्ट है टू हैंड ओवर। हैंड ओवर मीन हवाले करना, थमा देना किसी को, किसी के सुपुर्द कर देना। ही हैंडेड ओवर मी ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, उसने मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दिए। नेक्स्ट है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन मीन नफ़ा देना। आवर बिजनेस ब्रिंग्स इन बिग इनकम,
हमारा बिजनेस जो है वो अच्छी इनकम का नफ़ा देता है। नेक्स्ट वन इज कम अबाउट। कम अबाउट मीन वाक़या होना। हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, ये हादसा कैसे वकूअ पज़ीर हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट डाउन। राइट डाउन मीन लिखना। प्लीज़ राइट डाउन व्हाट आई स्पीक, बराए मेहरबानी मैं जो कह रहा हूँ उसको लिखते जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है कि यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस एज वर्ब्स एंड नाउन्स। कुछ अल्फाज हमें दिए गए हैं जो कि वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं, तो हमने सेंटेंसेस के ज़रिए इनके मीनिंग के अंदर हमने डिफरेंस क्रिएट करना है वर्ब और नाउन के हवाले से। जैसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है फॉल, तो फॉल एज अ वर्ब जब आएगा तो उसका मीनिंग होगा गिराना, और फॉल जब एज अ नाउन आएगा तो उसका मीनिंग होगा आमद। दे फॉल अ ट्री, वो एक दरख्त गिराते हैं। नेक्स्ट है शी कंप्लीटेड हाउ होमवर्क बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, कि रात होने से पहले उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट है लीड। लीड का मतलब जब एज अ वर्ब आएगा तो मीनिंग होगा रहनुमाई करना। ही कैन नॉट लीड हिज नेशन, वो अपनी कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता। और लीड जब एज अ नाउन आएगा तो उसका मीनिंग होगा बर्तरी। ही वॉन विद गुड लीड, वो अच्छी लीड के साथ, अच्छी सबकत के साथ उसने मैच को जीता। कंट्रोल। कंट्रोल मीन काबू पाना। जब एज अ वर्ब आएगा यू शुड कंट्रोल योर एंगर, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। और कंट्रोल जब एज अ नाउन आएगा उसका मीनिंग होगा रोकथाम। वी हैव नो कंट्रोल ओवर करप्शन, करप्शन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट जब एज अ वर्ब आएगा तो मीनिंग होगा जारी करना। ही ग्रांटेड मी परमिशन, उसने मुझे इजाज़त दी। और ग्रांट जब एज अ नाउन आएगा तो उसका मीनिंग होगा इमदाद। दे आर वेटिंग फॉर ग्रांट, वो ग्रांट का यानी कि इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैंड। स्टैंड का मतलब खड़ा होना एज अ वर्ब। द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्लास, तालिब इल्म क्लास के अंदर खड़े हैं। और स्टैंड जब एज अ नाउन आएगा उसका मीनिंग होगा जगह। देयर इज़ अ बस स्टैंड इन लाहौर, लाहौर में एक बस का स्टैंड है। नेक्स्ट वर्ड है माइंड। माइंड जब एज अ वर्ब आएगा तो उसका मीनिंग होगा बुरा मनाना। प्लीज डोंट माइंड। और जब माइंड एज अ नाउन आएगा तो उसका मीनिंग होगा इरादा या जहन। शी हैड चेंज हर माइंड, उसने अपना जहन, अपना इरादा चेंज कर लिया। और नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड जब एज अ वर्ब आएगा तो मीनिंग होगा मुतालबा करना। दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने इंसाफ का तकाजा किया। और नेक्स्ट डिमांड जब एज अ नाउन आएगा उसका मीनिंग होगा तकाजा, मुतालबा। डॉक्टर्स प्रेजेंट देयर न्यू डिमांड, डॉक्टर्स ने अपनी न्यू जो डिमांड है, जो तकाजा है, वो पेश किया। नेक्स्ट हमारा रीडिंग एंड द कॉम्प्रीहेंशन के अंदर पहला पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास कौन सा केस लेकर आए थे, कौन सा मुकदमा लेकर आए थे। द आंसर इज द यंग मैन ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर टू हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, नौजवान आदमी अपने वालिद के कत्ल का मुकदमा लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास हाजिर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज Why did the old man hurl a stone at the camel? बूढ़े आदमी ने ऊंट को पत्थर क्यों मारा था? So the answer is the old man hurled a stone at the camel because it nipped a few leaves from one of his trees. बूढ़े आदमी ने ऊंट को पत्थर इसलिए मारा था क्योंकि उसने उन दरख्तों में से एक के कुछ पत्ते तोड़ लिए थे, कुछ पत्ते खा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि व्हाई डिड द विलेजर आस्क हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो टू डिले द एग्जीक्यूशन, देहाती ने सजा पर अमल दरामद में ताहीर की दरख्वास्त क्यों की थी? तो क्यों की थी, आंसर पढ़ते हैं। द विलेजर आस्क्ड हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो टू डिले द एग्जीक्यूशन बिकॉज ही वांटेड टू हैंड ओवर द गोल्ड टू अ ट्रस्टी फॉर हिज यंगर ब्रदर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देहाती ने इसलिए फांसी के जो अमल था उसमें अमल दरामद करने में ताख़ीर की दरख्वास्त की थी क्योंकि वो अपने भाई का सोना किसी जामिन के हवाले करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 इज
ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव? मुजरिम को किस शर्त पर जाने की इजाज़त मिली थी? So the answer is the criminal was allowed to leave on the condition of the guarantee of Hazrat Abu Zar Ghifari रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। मुजरिम को हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की गारंटी पर, उनकी ज़मानत पर जाने की इजाज़त दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कि व्हाई वर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वरीड? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम क्यों परेशान थे? So the answer is Sahaba Raziyallahu Ta'ala Anhum were worried about the fate of Hazrat Abu Zar Ghifari Raziyallahu Ta'ala Anhu. He would be hanged if the murderer did not come. सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत की वजह से, उनकी ज़िंदगी की वजह से बड़े परेशान थे, क्योंकि अगर वो कातिल वापस ना आता, वो देहाती वापस ना आता, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सज़ा दी जाती, फांसी दी जाती। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि व्हाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर्स? के मुद्दियान ने उस ओल्ड मैन के, उस बूढ़े के जो बच्चे थे, जो मुद्दई थे, उन्होंने मुजरिम को माफ़ क्यों कर दिया था? सो द आंसर इज द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर बिकॉज दे वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। मुद्दियान जो थे वो देहाती को इसलिए उन्होंने माफ़ कर दिया क्योंकि वो उसकी सच्चाई और उसकी वफादारी से बेहद मुतासिर थे। इसके बाद हमारा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के शर्तिया की तीसरी किस्म। शर्तिया जो जुमले होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, उसकी हमने पहले काइंड 1 पढ़ी, फिर 2 पढ़ी, अब इसकी काइंड नंबर 3 आ रही है। काइंड 3 के अंदर क्या होता है? द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू द पास्ट। We speculate about situations that happened or did not happen in the past। कि माजी की तरफ एक तो ये इशारा करते हैं, एक ऐसी कंडीशन रखी जाती है, एक ऐसी शर्त रखी जाती है कि जिसमें माजी के अंदर कोई काम मुकम्मल हुआ हो, उसका इम्कान मौजूद हो या ना हुआ हो, इस चीज़ का इम्कान जाहिर करने के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड आई वुड हैव ग्लेडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, जो असल चीज़ है इसकी, एक तो आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि उसके अंदर इफ़ का आना ज़रूरी होता है। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हैं उसका एक पार्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है, ये चीज़ तो कंफर्म है। पास्ट परफेक्ट मीन्स उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लाजमी तौर पर आई होती है, लेकिन उसकी जो मेन क्लॉज होती है वहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? वो वुड प्लस हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल मीन कि उसकी थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कुड हैव भी आ सकता है, ऊपर आपने वुड हैव पढ़ा, नीचे कुड हैव भी हो सकता है, और साथ में वही पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होगी, और नीचे कुड हैव की जहाँ पर माइट हैव भी हो सकता है। 3 यानी कि या वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, और आगे वही थर्ड फॉर्म, लेकिन ज़्यादातर वुड हैव का ही इस्तेमाल होता है। अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि इफ़ वाला सेंटेंस उसका एक पार्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी, और उसकी दूसरी क्लॉज के अंदर आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और या फिर माइट हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि पुट इन द करेक्ट वर्ब्स टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो उसने हमें एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दी है कि इफ़ यू हैड नॉट बीन लेट वी वुड नॉट हैव मिस द बस। अब आप देख रहे हैं कि एक पार्ट के अंदर आपको पास्ट परफेक्ट नज़र आ रहा है और दूसरे पार्ट के अंदर आपको वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिस्ड नज़र आ रही है। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। सेंटेंस नंबर 2 है, इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव सीन आवर आंट। तो ये कंडीशनल सेंटेंस आप देख रहे हैं, हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट है, अगले पार्ट के अंदर वुड हैव सीन, उसकी कंडीशन कंप्लीट की जा रही है। नेक्स्ट है, इफ़ शी हैड गॉन टू आर्ट स्कूल शी वुड हैव बिकम अ पेंटर। फोर्थ इज, if I had been born in a different country I would have learned to speak a different language. Number 5 is, they would have been late if they had not taken a taxi.
Number 6 is we would have come if we had been invited. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सेंटेंस नंबर 5 और 6 में देख रहे हैं कि इफ़ जो है वो मिडल के अंदर आ रहा है, वो स्टार्ट के ऊपर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इफ़ वाली जो कंडीशन होती है वो पास्ट परफेक्ट में रखनी होती है, और जो दूसरी आपकी जो मेन क्लॉज होती है वहाँ पर आपने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वुड हैव बीन स्टार्ट पर आ रहा है और हैड नॉट टेकन बाद में आ रहा है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 6 में वुड हैव कम पहले आ रहा है और हैड बीन इन्वाइटेड बाद में आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। कंपाउंड वर्ड ही हमें बताता है कि मुरक्कब, यानी कि दो चीज़ों का मजमुआ। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास जो मौजूद है वो है कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 or more main clauses joined together by a coordinating conjunction, for example and, but, or, yet, for, so, nor, etc. Each clause is called independent because each could stand by itself as a complete sentence. यानी कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज हों। मेन क्लॉजेज मीन्स कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, दोनों अपनी बात कंप्लीट कर रही हों। यानी कि एक क्लास अपनी बात कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड ना करना पड़ रहा हो। और ये क्लॉजेज आम तौर पर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कि एंड, बट, और, येट, फॉर, सो और नोर वगैरह, ये जो कंजंक्शंस हैं इनके साथ ही आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट सो आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म। अब यहाँ पर देखें दो क्लॉजेज हैं, आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट। अब यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी बात वो कंप्लीट कर रही है, उसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज का जो है सहारा नहीं लेना पड़ रहा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह से जो दूसरी क्लॉज है आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रही है, इसको भी अपनी बात पूरी करने के लिए पहले वाली क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। और ये दोनों क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो के साथ अटैच हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। हमें सिंपल सेंटेंस के सेट दिए गए हैं, हमने उनको आपस में मिलाना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और साथ में हमने कोई सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल सेंटेंसेस मौजूद हैं वो क्या है, इट रेन फॉर 3 days, एक सेंटेंस हो गया। द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड फ्लडेड, ये अब दूसरा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम इन दोनों को मिलाना है और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो पहले तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ढूंढेंगे, तो कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो यहाँ पर सूट कर रही है। तो आंसर हमारे पास मौजूद है, इट रेन फॉर 3 days सो द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड फ्लडेड। Next, a Kareem completed his homework. He put it in his binder. अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए गए, इनको आपस में हमने जोड़ना है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो हमने कैसे बनाया, Kareem completed his homework, therefore he put it in his binder. Sentence number 3 is Haris mowed the lawn. He earned 100 rupees. So the answer is Haris moved the lawn, so he earned 100 rupees. The next one is Neelam does not like seafood. She doesn't like cabbage. अब यहाँ पर दोनों सिंपल सेंटेंसेस के अंदर बात की नफ़ी की गई है कि ना तो उसे सी फूड पसंद है ना ही उसे कैबेज पसंद है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो नेदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, नीलम लाइक्स नाइदर सी फूड नॉर कैबेज। ठीक है। Next sentence is my pencil was broken. I borrowed one from Bushra. So the answer is my pencil was broken, so I borrowed one from Bushra. And the last one is I like apples. I like pears more. So the answer is I like apples, but I like pears more. And the last sentence is
8 people got into the elevator. It was crowded. 3 people got off. अब यहाँ पर 3 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं. अब हमने इनको आपस में जो है रिलेट करना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने हैं. तो सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, 8 people got into the elevator and it was crowded, so 3 people got off. और इसके बाद इस पोर्शन का लास्ट जो सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि सारा गैदर्ड द पिक्चर्स, she could arrange them in a special album for her family. So the answer is Sarah gathered the pictures for she could arrange them in a special album for her family. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स का मतलब भी क्या होता है? पेचीदा, मुश्किल, मखलूत. ठीक है, अब इसकी क्या डेफिनेशन है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं? For example, after, when, until, soon, before, once, while, as, if, whether or not, provided, in case, because, as, since, in order that, now, thou, although, while, etc. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि उसके अंदर हमारा एक जो क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, उसकी बात कंप्लीट हो रही होती है. उसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा होता. एक क्लॉज तो हमारी होगी इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके आगे जो क्लॉजेज होंगी वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट होंगी, वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होंगी, वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर रही होंगी. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं. और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो आपस में जुड़ते हैं, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपने यहाँ पर पढ़े उनके साथ ही आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, जुड़े होते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज डन. अब यहाँ पर देखें एक क्लॉज हमारे पास मौजूद है, यू मे गो होम, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है. ठीक है, अपनी बात पूरी कर रही है. लेकिन जो अगला हिस्सा है, एज सुन एज योर वर्क इज डन, अब इसकी बात पूरी नहीं हुई, बात कंप्लीट नहीं हुई, इसकी सेंस कंप्लीट नहीं हुई. इसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए पहले हिस्से के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, और एक इनके साथ आपस में जुड़े हुए हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे यहाँ पर एज सुन एज का इस्तेमाल हुआ है. अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यहां पर बने हुए हमारे पास मौजूद हैं. आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक. अब देखें, बिकॉज आई वॉज सिक, बात कंप्लीट नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है बल्कि डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 2 इज आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग. नंबर 3 इज ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज ही डिड नॉट विश टू फेल. नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स वेंट होम व्हेन द एग्जामिनेशन एंडेड. नंबर 5 इज देयर प्रोग्रेस वाज स्लो because they were tired. Number 6 is you should overlook his fault as it would be an act of generosity on your part. Number 7 is we found him in the house dash he had formerly lived in that house. तो यहाँ पर हमने दो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि सिंस और बिकॉज, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं. नंबर 8 इज द बॉय गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट डैश द एक्सप्लेनेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द हेडमास्टर. तो यहाँ पर हमने कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया? तो यहाँ पर जो सुटेबल है वो है बट. एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉमा. कॉमा का इस्तेमाल. कहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल यहाँ पर हमें सिखाया गया है? देखते हैं कि व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज प्रीसीड्स द इंडिपेंडेंट क्लॉज सेपरेट द क्लॉजेज विद अ कॉमा. कि जब एक डिपेंडेंट क्लॉज के बाद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही होती है तो हम इन दोनों क्लॉजेज को सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर हमारे पास कि बिफोर वी कैन मेक अ डिसीजन,
अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी बात इसकी पूरी नहीं हो रही, बात को पूरा करने के लिए अगली क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर जो दूसरी क्लॉज आ रही है वो क्या है, वी नीड टू रिव्यू ऑल द प्रायर रिकॉर्ड्स। अब ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी बात कंप्लीट हो रही है, अपनी सेंस कंप्लीट दे रही है। तो इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, कोमा का इस्तेमाल किया। इससे रिलेटेड अब एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड पुट कॉमास आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉजेस। 3 काम करने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले आपने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सर्कल करना है, दूसरा काम क्या है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको आपने अंडरलाइन करना है, और इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करना है कोमा के साथ। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी होती हैं कंजंक्शंस। एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं, ऑल्दो आई हेट टी पार्टीज आई वेंट टू प्लीज माई मदर। अब यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, ऑल्दो। ठीक है, नेक्स्ट आई हेट टी पार्टीज, उसके बाद हमने यहाँ पर कोमा लगाया दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए। आगे जो क्लॉज आ रही है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आज़ाद है। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कर रही है, उसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए पहली वाली क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ा। जैसे क्या लिखा हुआ है, आई वेंट टू प्लीज माई मदर। अब बात कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट है, तो इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद सेंटेंस नंबर 1 जो हमारे पास मौजूद है वो है कि व्हाइल आई एम अटेंडिंग स्कूल आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो दैट आई कैन सेव मनी। तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है व्हाइल, फिर हमने कोमा, स्कूल के आगे कोमा लगा दिया, और आगे आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो दैट आई कैन सेव मनी, इसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस नंबर 2 इज सो दैट आई कुड गो टू कॉलेज My parents worked hard and saved money. अब यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सो, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है कि my parents worked hard and saved money. Sentence number 3 is if the motor does not start, we will have to find a mechanic as soon as possible. So the subordinating conjunction is if, and the independent clause is we will have to find a mechanic as soon as possible. Sentence number 4 is although the blue jacket was on sale, I did not buy it. The subordinating conjunction is although, and independent clause is I did not buy it. Sentence number 5 is when the school bell rang, the children left the classroom. So the subordinating conjunction is when, and the independent clause is the children left the classroom. Sentence number 6 is since he had no luggage with him, it seemed odd for him to be on the road. तो subordinating conjunction क्या है, since, और independent clause क्या है कि it seemed odd for him to be on the road. Sentence number 7 is कि even after the fire was out, there was a great deal of cleanup to do. तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इवन आफ्टर, और इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास कि देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ क्लीन अप टू डू। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 13 की जो एक्सरसाइज का पोर्शन है वो भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। जो इसके मेन टॉपिक्स थे जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और इसको आप लर्न भी करेंगे। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।